क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इन सब को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। आज इस लेक्चर्स में जो है नया टॉपिक जो इसमें है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप इस चैनल जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम इसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे। अगर हम बात न्यूक्लिक एसिड की करें, देखिए अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल जैव अणुओं की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण श्रेणी होती है, यानी ये उनमें होता है, आवश्यक है, होना आवश्यक है। न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। जो भी न्यूक्लिक अम्ल होगा ये हर एक जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। और ये होते कहाँ है? हर एक जीवित कोशिका के नाभिक में होते हैं। हर एक जीवित कोशिका के नाभिक में उपस्थित होते हैं। जीवों की आनुवांशिक सूचनाएं न्यूक्लिक अम्लों में संचित होती है। ये जो भी जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो उनकी आनुवांशिक सूचनाएं होती है। आनुवांशिक सूचनाएं जानते हैं क्या है? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वही लक्षण जो माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं। ऐसे लक्षण जो उनके माँ बाप के लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं, वही लक्षण आनुवांशिक लक्षण होते हैं। समझ में आया कि नहीं? आनुवांशिक लक्षण जो है, जो उनके माँ बाप से उनके बच्चों में जाए, दिखे, वही आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो वही कहा गया है कि जीवों की आनुवांशिक सूचना न्यूक्लिक अम्लों में संचित होती है। यानी जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणुभार। अब ये न्यूक्लिक अम्ल की अगर आप बात करोगे होता कैसा है, तो देखो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका अणुभार उच्च होता है, लगभग 10⁻9 के बृहद अणु होते हैं, यानी बहुत बड़ा अणु होता है। अरे 10⁻9 लगा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा अणु हो गया। अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल बना किसका होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किसके मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के दो मुख्य वर्ग है। अगर आप न्यूक्लिक अम्ल की बात करोगे तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहा गया राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, और दूसरे को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, या देखो राइबोज न्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहा जाता है और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को डीएनए। देखो दोनों में डी और आर का अंतर है। यहाँ आर लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, तो आर का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात ये है कि इन दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड में, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल में तीन मूल घटक होते हैं। तीन मूल घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से तीन मूल घटक हैं? एक तो मोनोसैकेराइड शर्करा, एक मोनोसैकेराइड सुगर्स, और दूसरा कार्बनिक क्षारक पाए जाते हैं, और तीसरा फास्फेट समूह पाया जाता है। तीसरा फास्फेट समूह, यानी इन तीनों मिल करके चाहे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण आप देख लीजिए और चाहे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण देख लीजिए, दोनों में जो है ये तीन लोग मिल करके जो है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कौन कौन? मोनोसैकेराइड, कार्बनिक क्षारक, फास्फेट समूह। मोनोसैकेराइड शर्करा, कार्बनिक क्षारक और फास्फेट समूह। अब बात आई आरएनए। देखो दोनों में अंतर क्या है? आरएनए अणुओं में मोनोसैकेराइड शर्करा, राइबोज उपस्थित। देखो आरएनए लिखा है ना, तो आर से राइबोज, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। राइबोज शर्करा उपस्थित होता है, जो एक पेंटोज है। क्या है? यानी इसमें 5 कार्बन वाला होता है। पेंटोज जो होता है वो 5 कार्बन वाले होते हैं। तो और डीएनए की अगर आप बात करोगे तो डीएनए अणुओं में मोनोसैकेराइड जो होगा शर्करा, डीऑक्सीराइबोज उपस्थित होते हैं। मोनोसैकेराइड जो आपका डीएनए होगा, डीएनए में जो मोनोसैकेराइड, देखो मोनोसैकेराइड शर्करा दो प्रकार के, एक राइबोज और एक दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। तो इसमें जो डीएनए अणुओं में मोनोसैकेराइड शर्करा जो होगी वो डीऑक्सीराइबोज उपस्थित होते हैं। समझ में आया इतना? अब दोनों का अगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देखो ये 5 कार्बन वाले होते हैं। कितने कार्बन वाले होते हैं? 5 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5। दोनों में अंतर क्या है? देखो इसमें भी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। देखो अंतर क्या है? OH ऊपर है, इसमें भी OH ऊपर है, H नीचे है। देखो OH H होता ही है, OH ऊपर तो H नीचे, तो वही यहाँ पे हो गया।
दूसरे वाले कार्बन पे जाओगे तो H ऊपर OH नीचे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो यहाँ OH नहीं है, दोनों H है। क्या है? दोनों H है। और फिर अगले पे जाओगे फिर H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, बाकी सेम आपको मिल जाएंगे। सेकंड कार्बन पर जो है चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका डीऑक्सीराइबोज है और ये आपका राइबोज है। तो ये आपको मोनोसैकेराइड शर्करा में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पता चल गया। अब बात आती है कार्बनिक क्षारक। तो कार्बनिक क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरीन क्षारक पहला होता है प्यूरीन क्षारक और दूसरा होता है पिरिमिडीन क्षारक। तो प्यूरीन क्षारक ये दो प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन होता है, दूसरा गुआनिन होता है। प्यूरीन क्षारक एक एडेनिन होता है, दूसरा गुआनिन होता है। एडेनिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, इसमें NH2 ऊपर लगा होगा, बाकी ये 1 2 3 इधर है, 3 1 4 5 कार्बन होगा और नाइट्रोजन यहाँ लगा होगा नीचे, और बगल वाले में एक नाइट्रोजन ऊपर एक नाइट्रोजन नीचे लगा होगा, बगल CH से जुड़ा होगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका एडेनिन हो जाएगा। एडेनिन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर गुआनिन की बात करोगे तो इसमें देखिए यहाँ NH2 समूह की जगह यहाँ CO समूह हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन लगा होगा। और फिर देखिए यहाँ C हो गया, एक N यहाँ हो गया, एक NH यहाँ हो गया, N यहाँ है, NH यहाँ लगा दिया गया। ठीक, और इधर जो है बाकी सेम का सेम लगा है। देखो इधर सेम का सेम लगा है, इसमें जो अंतर हुआ है यहाँ C की जगह NH हो गया, और ये एक NH2 यहाँ भी लगा है। तो ये जो है आपका गुआनिन हो जाएगा, इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला अगर पिरामिडीन डेरिवेटिव्स की बात करोगे तो पिरामिडीन में जो है जैसे इसका था वैसे इसका भी आ जाएगा। ये साइटोसिन है, साइटोसिन में NH2 ग्रुप ऊपर हो जाएगा, ये NH हो जाएगा, ये N हो जाएगा, यहाँ O हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये O हो जाएगा। बाकी आप सिंगल और डबल बॉन्ड जो लगता है, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, 3 बॉन्ड लगेगा। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 बॉन्ड लगेगा। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड लगेगा। आप इस तरीके से चेक करोगे तो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका साइटोसिन है, साइटोसिन में ये CO हो जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा, बाकी NH यहाँ हो जाएगा। और दूसरा अगर थायमिन की बात करें तो थायमिन में देखो NH2 की जगह यहाँ CO हो गया, एक CH3 यहाँ लग जाएगा, यहाँ NH है ही है और यहाँ CO है, सेम हो गया, यहाँ NH हो गया, बस अंतर क्या है, यहाँ NH2 जगह हटा करके O लगा दिया गया, यहाँ CH3 लगा दिया गया, तो ये आपका थायमिन हो जाएगा। और इसी तरीके से यूरेसिल की अगर आप बात करें तो यूरेसिल में सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा। देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ CH3 ना हो करके H लगा दिया गया, बाकी सब आपका सेम हो जाएगा। तो ये यूरेसिल है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपके पिरामिडीन क्षारक है और ये प्यूरीन क्षारक है। ये दो प्रकार के क्षारक मिलते हैं, एक पिरामिडीन क्षारक, दूसरा प्यूरीन क्षारक। देखो ये प्यूरीन क्षारक जो होते हैं एडेनिन गुआनिन ये दोनों में मिलेंगे। अगर आप DNA की बात करोगे, ध्यान समझिएगा, इसमें एक अंतर है, विकल्प में बहुत कुछ है जाता है। एडेनिन ये प्यूरीन क्षारक तो एडेनिन गुआनिन सब में मिलेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में, दोनों में मिलेंगे। लेकिन ये जो पिरामिडीन क्षारक है 3 है ना, 2 ही रहेगा, 3 में से 2 ही रहेगा। राइबोज न्यूक्लिक एसिड में अगर देखोगे, DNA में अगर आप बात करोगे, राइबोज में अगर बात करोगे तो साइटोसिन यूरेसिल होगा, RNA में यूरेसिल और साइटोसिन होगा। अगर DNA डा से ता, ऐसे थोड़ा ध्यान रखोगे, डा में ता, तो DNA की अगर आप बात करोगे तो साइटोसिन और थायमीन होगा, साइटोसिन और थायमीन होगा। और अगर RNA की बात करोगे तो साइटोसिन और यूरेसिल होगा। समझ में आया कि नहीं? DNA में ये दोनों तो रहेगा, एडेनिन और आपके गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन रहेगा DNA में। RNA की अगर आप बात करोगे तो एडेनिन गुआनिन रहेगा, साथ में साइटोसिन और यूरेसिल रहेगा। इतना अगर आप पकड़ लिए तो आप समझ जाएंगे। समझ में आया नहीं? ये RNA DNA हो गया। और ध्यान सुनिए, तीसरा जो आपका है फास्फेट समूह का PO4 3 नेगेटिव चार्ज, ध्यान समझिएगा। ये PO4 3 नेगेटिव चार्ज आपके राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये दोनों में ही पाए जाते हैं। इनकी मात्रा जो है दोनों में बराबर ही होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में भी और राइबोज, यानी जो आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और चाहे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, भाई तीनों मिलकर बनाए हैं ना, मोनोसैकेराइड शर्करा, कार्बनिक क्षारक और फास्फेट समूह। अब सिर्फ इतना है कि जो आपके देखो राइबोज होगा तो राइबोज का स्ट्रक्चर ये है और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर ये है।
तो अगर आरएनए होगा तो ये मिलेगा उसमें मोनोसैकेराइड में, और आपके जो आगे अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस मोनोसैकेराइड मिलेगा। और दूसरा कार्बनिक क्षारक में अगर डीएनए होगा तो एडेनिन गुआनिन तो होगा ही होगा, और साइटोसिन और थायमिन होगा डीएनए में। आरएनए अगर होगा तो आरएनए में जो आपका एडेनिन गुआनिन तो होगा ही होगा, साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में मिलेगा। और तीसरा जो आपका है फास्फेट समूह, ये डीएनए आरएनए में बराबर ही वैसे वैसे अपनी अपनी जगह पर जो है पाए जाते हैं। तो इतना मिल करके एक न्यूक्लिक एसिड की संरचना जो है तैयार करते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो ये जो है न्यूक्लिक अम्ल है, इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है। एग्जाम में विकल्प में भी पूछते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है उनके बारे में बताओ, या किन किन लोगों से मिलकर बने होते हैं इनके बारे में बताओ। तो या कभी कभी इन लोग का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि थायमिन का स्ट्रक्चर बनाओ, यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाओ। तो इस तरीके से आप पूरा जो है तैयार करना है। समझ में आ गया? न्यूक्लियोसाइड की बात, न्यूक्लियोसाइड बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। देखिए अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, ध्यान सुनिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो हैं। तो पहले हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, देखिए शर्करा और प्यूरिन, एक शर्करा होगा, देखो ये शर्करा है आपका, ठीक है, शुगर है, और दूसरा प्यूरिन, प्यूरिन या कह लीजिए पिरिमिडीन, चाहे प्यूरिन कहो चाहे पिरिमिडीन कह लो। तो क्षारक युक्त कार्बनिक यौगिक, एक शर्करा होगा और दूसरा पिरिमिडीन या प्यूरिन, क्षारक युक्त कार्बनिक यौगिक न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। जैसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा और एडेनिन युक्त न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो गया, ये डीऑक्सी वाला है, और दूसरा एडेनिन युक्त जो है न्यूक्लियोसाइड। देखो ये आपका एडेनिन है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक एडेनिन है, और ये आपका शुगर है डीऑक्सीराइबोस वाला। देखो ये इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगा है, तो ये डीऑक्सीराइबोस वाला है, और इस यहाँ से यहाँ को जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है, यानी एडेनिन और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है आपस में मिल करके डीऑक्सी एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। तो इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस एडेनोसिन कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना न्यूक्लियोसाइड का। अगले लेक्चर